पूछा गया है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल व्हेन इट स्टॉप्ड। जब अपन कह रहे कि वो मोशन करना स्टॉप करती है तब अपन कह रहे कि टोटल टाइम टेकन क्या होगा, ये अपनी को फाइंड करना। यस, देखो कैसे बेटा अपन फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट बेटा बॉल है वो यहाँ से इधर जा रही है ना, तो टाइम कितना लगेगा बेटा, तो अपन कह रहे कि टोटल टाइम अपन देखे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बेटा v हो गया। अभी अपन कह रहे कि यहाँ पे कॉलिजन करके रिफ्लेक्ट बैक आएगी तब उसकी स्पीड बेटा d अपॉन ई वी के इक्वल होगा। फिर वापस बेटा कोलाइड करेगी तो d अपॉन ई स्क्वायर v हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। फिर बेटा d अपॉन ई क्यूब v हो जाएगा और अप टू सो ऑन। हमें टोटल टाइम टेकन बाय बॉल पूछा गया तो d बाई वी को कॉमन ले लिया और ये मिला 1 प्लस 1 अपॉन ई प्लस बेटा 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई क्यूब और अप टू सो ऑन के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे कि t दैट विल बी इक्वल्स टू d बाई वी और क्या मिलेगा बेटा a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 माइनस सॉरी अगर मैं ये इनफाइनाइट जीपी है बेटा और इनफाइनाइट जीपी की सम का फॉर्मूला फाइंड करना है। जो कॉमन रेशियो है वो बेटा आर वो किसके इक्वल है 1 अपॉन ई के इक्वल है और ये वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 है। जब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है बेटा इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे अपन करेंगे टी दैट विल बी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो आफ्टर इनफाइनाइट मतलब वो कभी स्टॉप नहीं होगी या आफ्टर लॉन्ग टाइम वो स्टॉप होगी जिसे अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। लाइन ऑफ इम्पैक्ट और इम्पैक्ट पैरामीटर। जब हम 2 डायमेंशन कॉलिजन पढ़ते हैं तब हम इम्पैक्ट पैरामीटर और लाइन ऑफ इम्पैक्ट को डिफाइन करेंगे। जैसे बेटा अपन कह रहे कि दो स्फीयर हैं, जैसे एक स्फेरिकल बॉल है, अनदर स्फेरिकल बॉल बेटा ये है और जो फर्स्ट बॉल है उसकी लाइन ऑफ एक्शन बेटा इस डायरेक्शन में है, सेकेंड उसकी लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में है। तो ये जैसे अपन कह रहे कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, सेकेंड बॉल उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको अपन कहेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। ये बेटा अपन कह रहे कि बी के इक्वल है। ये सेंटर C1 है, ये बेटा अपन कह रहे कि सेंटर C2 है। तो जो बी है जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अभी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो डिसाइड करेगी कि कॉलिजन हेड ऑन है या अपन कह रहे कि ऑब्लिक कॉलिजन है। तो इसमें अपन कह रहे कि एफ जो बी की वैल्यू है बी इक्वल्स टू 0 है। अगर बी 0 है तो हम कहेंगे हेड ऑन कॉलिजन दोनों पार्टिकल करेंगे। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही स्ट्रेट लाइन में दोनों स्फीयर मूव कर रहे हैं तो उसको अपन कहेंगे हेड ऑन कॉलिजन। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि एफ बी ग्रेटर देन 0 है लेस देन इक्वल्स टू R1 प्लस R2 है और उस केस में अपन कहेंगे ऑब्लिक कॉलिजन दोनों पार्टिकल करेंगे। यह ऑब्लिक कॉलिजन की कंडीशन है। इम्पैक्ट पैरामीटर अगर 0 से R1 प्लस R2 के बीच में है तो उसको अपन ऑब्लिक कॉलिजन कहेंगे और इफ बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है तो उस केस में अपन कहेंगे नो कॉलिजन, दोनों बॉल के बीच में कॉलिजन नहीं होगी। अभी दूसरा अपन कह रहे कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है। जैसे ये दोनों स्फीयर बेटा मूव करते हैं और आपस में जब अपन कह रहे कि कांटेक्ट में आएंगे
ये आपस में अपन कह रहे कि कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनके ये जैसे इसकी स्पीड थी, इसकी स्पीड बेटा इस डायरेक्शन में है, ये बेटा सेंटर C1 है और ये सेंटर C2 है। दोनों स्फीयर के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, ये जैसे पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो लाइन है, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, उसको अपन लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहेंगे। सबसे पहले स्फीयर किस पॉइंट पर बेटा कांटेक्ट में आते हैं उसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहेंगे, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और जब दोनों स्फीयर कांटेक्ट में आएंगे तो अलोंग द इम्पैक्ट उसको अपन एन एक्सिस कह सकते हैं, नॉर्मल एक्सिस, जहाँ पे नॉर्मल लगता है इसलिए उसको अपन एन एक्सिस कहेंगे। और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इसको बेटा अपन कहेंगे टी एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपन कह रहे कि टेंजेंशियल एक्सिस होगा और एन डायरेक्शन में अपन कह रहे कि नॉर्मल एक्सिस होगा। ये अपन कह रहे कि एन एक्सिस है और दूसरा अपन कह रहे कि टी एक्सिस है। क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोथ स्फीयर्स आफ्टर कॉलिजन। देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि वाई एक्सिस है, ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये अपने पास फर्स्ट स्फीयर है, सेकेंड स्फीयर बेटा अपन कह रहे कि ये इस टाइप से है, आपस में बेटा अपन कह रहे कि कांटेक्ट में आएंगे, ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इसको अपन एन एक्सिस कह सकते हैं, ये नॉर्मल एक्सिस है। ये बेटा जिधर कॉलिजन हो रहा है उसको अपन एन एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, ये बेटा रेडियस R के इक्वल होगा, ये एंगल थीटा है, ये भी R, ये भी R, जब दोनों कांटेक्ट में होंगे। तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि एंगल अगर अपनी को फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा R/2R, और ये बेटा थीटा की वैल्यू कितना मिला 30 डिग्री के इक्वल होगा। साइन थीटा अपन कह रहे कि R/2R मतलब साइन थीटा 1/2, थीटा 30 डिग्री के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि कॉलिजन से जस्ट पहले बेटा इधर स्पीड u था, और इस u को अगर अपन रिजॉल्व करें, ये u है, इस u का बेटा अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस क्या होगा u साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा u cos थीटा। आफ्टर कॉलिजन हम कह रहे टेंजेंशियल डायरेक्शन में अपन कह रहे कि स्पीड v1t है, इसका बेटा अपन कह रहे v1n है, और इसकी स्पीड v2n के इक्वल है। आफ्टर कॉलिजन अपन कह रहे फर्स्ट स्फीयर की बेटा नॉर्मल एन एक्सिस की डायरेक्शन में स्पीड v1n है, सेकेंड जो स्फीयर है उसकी स्पीड v2n के इक्वल है, और ये जो एक्सिस है उसको अपन टेंजेंशियल एक्सिस कह रहे बेटा, ये टेंजेंशियल एक्सिस है, ये टी एक्सिस है। अलोंग द टी एक्सिस बेटा, अलोंग द टेंजेंशियल एक्सिस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। टेंजेंशियल एक्सिस की डायरेक्शन में या टी एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो अभी अपने पास अननोन क्या है, एक तो v1n है, v2n है और v1t है। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं अलोंग टी एक्सिस हम बात कर रहे हैं, अलोंग टी एक्सिस टेंजेंशियल एक्सिस की डायरेक्शन में अगर अपन बात करेंगे तो हम कह सकते हैं बेटा स्फीयर 1 के लिए v1t इक्वल्स टू बेटा u साइन थीटा के इक्वल होगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होती, तो v1t इक्वल्स टू u साइन थीटा के इक्वल होगा, और थीटा की वैल्यू बेटा कितना है 30 डिग्री, तो हम इसको साइन 30 लिख सकते हैं, तो u साइन 30 दैट विल बी इक्वल्स टू u/2, ये इक्वेशन 1 होगी। अभी बेटा अलोंग एन एक्सिस हम बात कर रहे हैं, अलोंग एन एक्सिस पर नॉर्मल डायरेक्शन में अगर आप इसकी बात करें तो नॉर्मल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम विल कंजर्व, या हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दोनों यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो अपन कह रहे हैं पी आई एन बेटा एन एक्सिस के अलोंग में,
इक्वल्स टू पी एफ एन के इक्वल होगा। अब बेटा दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन तो आ गई, दूसरा इक्वेशन अपन कह सकते हैं यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इलास्टिक कॉलिजन के लिए क्या होता है बेटा, 1 होता है। दैट विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2n माइनस v1n अपॉन u cos 30 बेटा। तो यहाँ से अपने को मिला u√3/2 इक्वल्स टू v2n माइनस v1n, ये बेटा इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1 2 एंड 3 बेटा दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 प्लस 3, तो ये बेटा अपनी को मिला, दोनों को ऐड किया, u√3 इक्वल्स टू 3v2n के इक्वल हो गया। तो v2n दैट विल बी इक्वल्स टू u/√3 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 4 है। अभी v2n की वैल्यू बेटा इक्वेशन थर्ड में अपन रख लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बेटा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ से बेटा अपने को मिलेगा u√3/2 इक्वल्स टू v2n, सॉरी v2n की जगह वैल्यू रख लेते हैं बेटा, v2n की जगह u/√3 माइनस v1n होगा, v1n इक्वल्स टू u/√3 माइनस u√3/2 हो गया। ये अपने को मिला माइनस u/2√3 के इक्वल, ये v1n है। मतलब आफ्टर कॉलिजन बेटा अपन इसको ड्रॉ करें तो स्फीयर के पास में कुछ वेलोसिटी इस टाइप से होगी, ये स्फीयर 1 है बेटा, ये स्फीयर अपन कह रहे कि 2 है, ये बेटा एंगल 30 डिग्री था, इसका v1n इधर होगा, सॉरी v1n ऑपोजिट हो गया 30 डिग्री पर, कितना बेटा u/2√3, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में बेटा स्पीड था 60 डिग्री पर, वो कितना मिला बेटा अपने को u sin 30 u/2, इसकी स्पीड बेटा 30 डिग्री पर, और v2n कितना मिला अपने को u/√3 बेटा। इस टाइप से अपन कह रहे कि इसकी स्पीड होगी आफ्टर कॉलिजन टाइम। ये जो डायग्राम है वो आफ्टर कॉलिजन है। अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में देखें बेटा, जैसे इसका मास m था, इसका बेटा 2m है, अगर मैं v1 वेक्टर की बात करता हूँ आफ्टर कॉलिजन, तो ये होगा बेटा u/2 cos 60 i कैप माइनस u/2√3 cos 30 i कैप, आई कैप को कॉमन ले लें, ये बेटा एक्स कंपोनेंट हो गया, प्लस u/2 sin 60 प्लस u/2√3 sin 30 जे कैप, और उसको हम लिख सकते हैं u/4 माइनस u/4, ये बेटा आई कैप हो गया, मतलब 0 हो गया एक्स कंपोनेंट, और √3 u/2 प्लस u/4√3 जे कैप, और उसको हम लिख सकते हैं 2√3, एलसीएम लिया बेटा 2√3 हो गया है ना, तो ये 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 7 u/4√3 जे कैप, ये बेटा v1 वेक्टर होगा। और अगर v2 वेक्टर की बात करें तो v2 वेक्टर बेटा अपने को मिलेगा u/√3 cos 30 i कैप माइनस u/√3 sin 30 जे कैप, तो फाइनल बेटा u/2 i कैप माइनस u/2√3 जे कैप के इक्वल होगा। आफ्टर कॉलिजन ये सेकेंड पार्टिकल की स्पीड है और ये बेटा फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अपन कह रहे कि अगर बॉल कोलाइड करता है तो उसकी कॉलिजन के बाद में क्या वेलोसिटी होगा वो बेटा अपन देखेंगे। ये जैसे एक स्फेरिकल बॉल है बेटा,
और बॉल अपन कह रहे कि इस सरफेस को कोलाइड कर रही है, ये बेटा इसका नॉर्मल है। आफ्टर कॉलिजन बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बेटा आफ्टर कॉलिजन जा रही है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेटा ई के इक्वल है, ये एंगल थीटा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी यू है, और आफ्टर कॉलिजन ये वी वेलोसिटी जा रहा है और उसका एंगल है वो अल्फा के इक्वल है। अब बेटा इस u को अगर रिजॉल्व करें तो u का ये कंपोनेंट ये बेटा थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा, ये बेटा u cos थीटा हो गया, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, ये कंपोनेंट u sin थीटा के इक्वल होगा। इसको अपन t एक्सिस कह सकते हैं, ये बेटा बेसिकली कॉलिजन जब करेगा तो उसका टेंजेंशियल एक्सिस है। इसको हम कह सकते हैं n एक्सिस, ये नॉर्मल एक्सिस है, ये बेटा v है, और v को अगर अपन कोलाइड करें, ये एंगल अपन कह रहे अल्फा है, बाय ज्योमेट्री ये भी एंगल अल्फा है, ये अपने पास v cos अल्फा और ये v sin अल्फा के इक्वल है। अभी अपन कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का e के इक्वल है और मुझे फाइंड करना है v और अल्फा की वैल्यू का। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, पहले अपन बात करते अलोंग t एक्सिस पर। टेंजेंशियल एक्सिस में पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो v sin अल्फा है वो बेटा u sin थीटा के इक्वल होगा। जो t बेटा देखो इसका t एक्सिस में कौन सी वेलोसिटी v sin अल्फा आफ्टर कॉलिजन, और इसकी बेटा t एक्सिस में कौन सी वेलोसिटी u sin थीटा। तो हम कहेंगे कि v sin अल्फा वो u sin थीटा के इक्वल होगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी इम्पल्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो लीनियर मोमेंटम सेम होगा, मतलब वेलोसिटी भी सेम होगा। अभी अपन बात कर रहे हैं अलोंग एन एक्सिस, नॉर्मल डायरेक्शन अलोंग एन एक्सिस, और नॉर्मल डायरेक्शन में हम कह रहे लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा। तो सिस्टम का एक पार्ट तो बॉल हो गया, दूसरा पार्ट जो अर्थ हो गया। अब अर्थ का मास तो हमें पता नहीं है, उसकी वेलोसिटी पता नहीं है, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन बॉल है वो v sin अल्फा से जा रही है, और जो बॉल टुवर्ड्स द अर्थ आ रही है वो u cos थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि v sin अल्फा इक्वल्स टू बेटा e u cos थीटा के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी बेटा दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा दोनों को डिवाइड करेंगे v sin अल्फा अपॉन, ये अपने पास है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, v sin अल्फा इसमें था, इसमें v cos अल्फा था, मैंने मिस्टेक कर दिया। वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड है वो v cos अल्फा, तो v cos अल्फा अपॉन u cos थीटा, मतलब हम कह सकते हैं कि v cos अल्फा e u cos थीटा के इक्वल होगा। तो v sin अल्फा अपॉन v cos अल्फा इक्वल्स टू u sin थीटा e u cos थीटा के इक्वल होगा। u से u कैंसिल आउट हो गया, v से v कैंसिल आउट हो गया, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा वो tan अल्फा के इक्वल होगा, और tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई e के इक्वल होगा। मीन्स अल्फा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा अपॉन e के इक्वल होगा। एज ए फॉर्मूला बेटा अपन इसको याद रख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स tan थीटा बाई e के इक्वल होगा। आफ्टर अपन कह रहे कॉलिजन जो बॉल है वो इस एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। अभी बेटा अपन कह रहे कि दूसरा v फाइंड करना, तो हम कह रहे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 उसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने को मिलेगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू हमें मिला u अंडर रूट
साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगी। मीन्स पी सॉरी यू स्क्वायर को कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, तो v इक्वल्स टू यू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। आफ्टर कॉलिजन इस स्पीड से अपन करेंगे बॉल रिफ्लेक्ट, अल्फा इक्वल्स टू थीटा। दूसरा बेटा अपन कर v इक्वल्स टू यू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेटा ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और हम ई की जगह 1 लिख लेते हैं, तो यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जिसकी वैल्यू 1, तो v इक्वल्स टू यू के इक्वल होगा। मतलब जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से वापस रिफ्लेक्ट होगा और एंगल वो भी सेम रहेगा। जैसे ये अपन कह रहे कि बॉल है, ये बेटा अपन कह रहे कि यहाँ पे कॉलिजन कर दी है। आफ्टर कॉलिजन अपन कह रहे कि सेम एंगल और सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट होगा। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, ये यू से आ रहा है, आफ्टर कॉलिजन यू से जाएगा। कब होगा? जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के इक्वल। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि केस 2 for perfectly inelastic collision, for perfectly inelastic collision, inelastic collision के लिए e की वैल्यू बेटा क्या होता है? 0। जब e 0 होगा तो हम कह सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 0, मतलब ये इनफाइनाइट हो गया, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री पर बॉल रिफ्लेक्ट होगी, और v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं u अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, ई की जगह बेटा 0 रख दिया तो पूरा टर्म 0, तो v इक्वल्स टू क्या होगा? u साइन थीटा के इक्वल होगा। इस स्पीड से बेटा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे एक बॉल है और आफ्टर इंसिडेंट बेटा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करेगा। ये बेटा ऐसे मूव करेगा, नॉर्मल है, ये थीटा है, ये यू से आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। आफ्टर कॉलिजन ये यू साइन थीटा से मूव करेगा। कब? जब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई इक्वल्स टू 0 के इक्वल है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अपन कह रहे कि अगर 0 है तो उस केस में अपन कह रहे कि वो 90 डिग्री पर मूव करेगा। फाइन करो।
यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं, हमने कहा था कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बेटा चेंज नहीं होती है। एक्स डायरेक्शन में अपन कह रहे कि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो एक्स डायरेक्शन में जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वी एक्स है वो तो बेटा 2 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। वी एक्स की वैल्यू बेटा क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। वी एक्स की वैल्यू जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। फिर अपन कह रहे हैं अगर हम वी वाई की बात करें तो देखो बेटा आपने क्या कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बेटा किसके इक्वल है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे वी वाई है बेटा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके इक्वल है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपन कह रहे हैं कि 4 के इक्वल है। बस वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ई की वैल्यू बेटा 1/2 और वी वाई अपने को फाइंड करना है, और ये बेटा 4 आ गया। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वी वाई इक्वल्स टू कितना मिला बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट वो बेटा 2 मीटर पर सेकेंड होगा, और वाई कंपोनेंट वो भी 2 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। ये बेटा इसका आंसर बताना है। इनिशियली 3 मीटर पर सेकेंड से वो कोलाइड कर रही है, और फिर अपन कह रहे हैं कि उसकी स्पीड आफ्टर कॉलिजन हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है विथ स्पीड वी एफ। अपनी को वी एफ की वैल्यू फाइंड करना है। ट्राई करो। ऑब्लिक कॉलिजन में पहले अपन एन एक्सिस और टी एक्सिस को सर ड्रॉ करें। यस बेटा क्या मिला, सर √3। √3। गुड बेटा, एक्सीलेंट। √3 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलेंट। देखो कैसे बेटा अपन कहेंगे कि ये जैसे अपने पास कॉलिजन कर रहा है, ये जो बॉल है वो बेटा अपन कह रहे कि ऐसे कोलाइड करेगी इसको, सरफेस को। जब ऐसे कॉलिजन करेगी तो हम कह रहे कि एक तो बेटा ये टी एक्सिस हो गया, एन एक्सिस हो गया, और दूसरा बेटा अपन कह रहे कि ये टी एक्सिस हो गया। और हमें पता है कि अलोंग टी एक्सिस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, ये टी एक्सिस का। तो इसका बेटा इस डायरेक्शन में स्पीड कितना था, 3 था, 3 मीटर पर सेकेंड। ये 30 डिग्री, तो बाई ज्योमेट्री ये भी कितना होगा, 30 होगा। इसका बेटा ये कंपोनेंट कितना हो गया, 3 cos 30। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, 3 sin 30 बेटा। ये 30 डिग्री है, तो ये भी बेटा 30 डिग्री होगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में सपोज अपन कह रहे वी एन है, और यहाँ पे बेटा ये 90 डिग्री है, और ये 3 sin 30 होगा, तो ये 3/2 हो गया। ये एंगल बेटा कितना बचा, 60 डिग्री। तो इस ज्योमेट्री में मैं ये कह सकता हूँ कि tan 60 इक्वल्स टू कितना मिला बेटा, परपेंडिकुलर 3/2 अपॉन बेस वी एन के इक्वल होगा। tan 60 की वैल्यू बेटा √3, ये अपने को मिला 3/2 वी एन। तो वी एन इक्वल्स टू मिला √3/2, और वी टी टेंजेंशियल डायरेक्शन में 3/2 के इक्वल है। अगर मुझे वी एफ फाइंड करना, तो वी एफ बेसिकली क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ वी टी का स्क्वायर प्लस वी एन का स्क्वायर का। वी टी वो किसके इक्वल है, 3/2, उसका बेटा होल स्क्वायर। वी एन किसके इक्वल है, √3/2, और उसका स्क्वायर हो गया 3/2। ये बेटा हो गया 9/4 प्लस 3/4 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 9 और 3 बेटा 12, 12/4 दैट इज √3। तो √3 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे हैं आफ्टर कॉलिजन उसकी स्पीड होगा, इक्वल होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर पूछा जाए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ई की वैल्यू 1/3 के इक्वल होगा। हम इसमें बेटा ये कहेंगे कि ड्यूरिंग कॉलिजन मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग कॉलिजन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट रिमेन सेम। टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट चेंज, लिखो डज नॉट चेंज। जब भी अपन कह रहे कि कोई प्रोजेक्टाइल अगर वर्टिकल वॉल को कोलाइड करेगा,
तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट चेंज नहीं होगा, केवल हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो चेंज होगा। में कर दिया था, हमने कहा था कि एक कंपेरेटिवली ग्रेटर मैग्नीट्यूड का फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है, तो हम फोर्स को मेजर न करके फोर्स के इफेक्ट को मेजर करते हैं, और उस इफेक्ट को ही अपन इम्पल्स कहेंगे। तो व्हेन अ फोर्स ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड greater magnitude acts on a particle for very small time interval, small time interval when a force of greater magnitude acts on a particle for very small time interval, then we cannot measure the force, but we can measure the force in the effect of we can measure the force in the form of impulse। और मैथमेटिकली अगर इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो इम्पल्स जे है वो होता बेटा इंटीग्रेशन एफ डी टी। फोर्स और टाइम इंटरवल का जो इंटीग्रेशन है वो बेटा अपने को इम्पल्स की वैल्यू देगा। ये इम्पल्स है, जे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड, और हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसका एसआई यूनिट है। न्यूटन सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये एसआई यूनिट है। दूसरा अपन कहेंगे अगर डायमेंशन फार्मूला देखे बेटा, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m1 l1 t माइनस 1 के इक्वल होगा, ये इसका डायमेंशन फार्मूला। अभी अपन यहाँ पर देखेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स या पहले देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ इम्पल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स in the form on the basis of impulse। on the basis of impulse, इम्पल्स के बेसिस पर हम फोर्स को क्लासिफाई करेंगे। तो फोर्स बेटा दो पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। एक अपन कहेंगे इम्पल्सिव फोर्स, फर्स्ट अपन देख रहे हैं इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स में फर्स्ट अपन बात करते हैं नॉर्मल फोर्स, वो इम्पल्सिव फोर्स है। टेंशन फोर्स इम्पल्सिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स इम्पल्सिव फोर्स है। नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स इम्पल्सिव फोर्स है। और ये अपन कह रहे कि केस डिपेंडेंट इम्पल्सिव है, केस डिपेंडेंट इम्पल्सिव है।
केस डिपेंडेंट इम्पल्सिव फोर्स। केस डिपेंडेंट का मतलब है ये इम्पल्सिव हो भी सकते हैं और नहीं, तो ये केस डिपेंडेंट इम्पल्सिव फोर्स है। ग्रेविटेशन एंड स्प्रिंग फोर्स आर ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव, और जबकि हमने कहा नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स वो केस डिपेंडेंट इम्पल्सिव है। देखो कैसे, एक एग्जांपल अपन देखते हैं। ये जैसे अपन कह रहे हैं एक बॉल है, उसको बेटा एक स्ट्रिंग से अपने हैंग किया है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक बॉल उसको कोलाइड कर दी, तो बेटा इस डायरेक्शन में जो लगने वाला नॉर्मल फोर्स होगा वो इम्पल्सिव फोर्स होगा, बट टेंशन फोर्स है वो नॉट इम्पल्सिव है, टेंशन इधर लगेगा। टेंशन की डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए टेंशन है वो इसमें नॉन इम्पल्सिव होगा। टेंशन इज नॉन इम्पल्सिव एंड बेटा नॉर्मल है वो इम्पल्सिव है, नॉर्मल जो है वो इम्पल्सिव फोर्स होगा। अभी अपन कह रहे कि इसी के अंदर अगर जो सेकेंड बॉल है, ये जैसे अपन कह रहे कि स्फेरिकल बॉल है, इस डायरेक्शन में इसको कॉलिजन कर रहा है, तो ये अपन कह रहे कि नॉर्मल इधर लगेगा, इसका नॉर्मल इधर, और ये टेंशन, तो अभी जो टेंशन है वो इम्पल्सिव होगा, क्योंकि टेंशन के डायरेक्शन में भी अपन कह रहे कि एक इसका इम्पल्स मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि टी एंड एन बोथ आर इम्पल्सिव होगा इस केस में। टी और एन दोनों इम्पल्सिव फोर्स है। जब अपन कह रहे कि हॉरिजॉन्टल बॉल कोलाइड कर रही थी तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी या मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कहा कि वो फोर्स इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में। और यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज होगी, इसलिए अपन कह रहे हैं कि टेंशन फोर्स है वो भी इम्पल्सिव होगा। एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे जैसे हमने कहा था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू बेटा dp बाई dt के इक्वल है, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एफ dt इक्वल्स टू dp के इक्वल होगा, दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन एफ dt क्या होता है बेटा j इम्पल्स, और dp को अपन लिख सकते हैं डेल्टा p एंड दैट विल बी इक्वल्स टू pf माइनस pi। तो हम कहेंगे कि लीनियर इम्पल्स इज इक्वल टू बेटा चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसी को अपन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। डेल्टा पी इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई, कोई बेटा चेंज इन मतलब लीनियर इम्पल्स है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अभी यहाँ पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। यस, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पर बेस्ड फर्स्ट एग्जांपल बेटा अपन देख रहे हैं। जैसे ये बेटा अपन कह रहे कि ब्लॉक ए है, इसका मास 4 kg है, एक इलास्टिक इन इलास्टिक थ्रेड से बेटा इसको बाइंड किया गया है, ये अपन कह रहे कि मास 5 kg है, एक बॉल है, एक बुलेट है, बुलेट ऑफ मास 1 kg है, और 10 मीटर पर सेकेंड से इसको कोलाइड कर देगा। आफ्टर कॉलिजन अपन कह रहे हैं कि ये एम्बेडेड होके 5 kg के साथ में एम्बेडेड होके मूव कर रही है, तो अपने को पूछा गया है कि फाइंड फर्स्ट फाइनल स्पीड ऑफ द सिस्टम, क्या वो फाइंड करना। सेकेंड नॉर्मल इम्पल्स ऑन 5 kg ब्लॉक, क्या है वो फाइंड करना है। एंड थर्ड टेंसाइल इम्पल्स ऑन 4 kg ब्लॉक फाइंड करना। ये स्ट्रिंग में टेंसाइल इम्पल्स क्या होगा वो अपने को फाइंड करना।
अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना। पहले अपन बात करते हैं फॉर बुलेट बेटा। अगर हम बुलेट की बात करेंगे तो बुलेट जिसका मास बेटा 1 kg है, इसका अपन कह रहे कि इनिशियल मोमेंटम 1 × 10 के इक्वल होगा। फाइनल सपोज उसकी स्पीड vf है, और इस पे बेटा नॉर्मल इम्पल्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। जैसे ये 5 kg को हिट करेगा तो उसके कारण कॉन्टेक्ट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में हम कहेंगे माइनस jm इक्वल्स टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। ये अपन कह रहे कि माइनस jn इक्वल्स टू vf माइनस 10 के इक्वल मिला, दैट इज इक्वेशन 1। अभी हम 5 kg ब्लॉक की बात करते हैं। फॉर 5 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक पर ये जैसे 5 kg है, इस पर उठा इस डायरेक्शन में पहले नॉर्मल इम्पल्स लगेगा, टेंसाइल इम्पल्स उठा टी इधर लगेगा, और इसकी वेलोसिटी बेटा अपन कह रहे कि vf वो इधर है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम था jn माइनस टी इक्वल्स टू 5 × vf के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। अभी अपन 4 kg ब्लॉक की बात करते हैं। 4 kg ब्लॉक। अब 4 kg ब्लॉक के लिए अपन कहेंगे ये जैसे 4 kg ब्लॉक है, इस पर अपन कह रहे कि टेंसाइल इम्पल्स टी हो गया, ये अपन कह रहे कि vf हो गया। मीन्स क्या हो गया, टी इक्वल्स टू 4 × vf के इक्वल हो गया, 4 × vf। ये इक्वेशन 3 हो गया। तो अपन कह रहे कि टी, अभी बेटा हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बेटा, थर्ड से टी की वैल्यू बेटा सेकेंड में रखा, तो jn माइनस 4vf इक्वल्स टू 5vf मिला, में jn इक्वल्स टू 9vf के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 4 हो गया। इस jn की वैल्यू बेटा अपन इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो वहां से अपने को vf मिल जाएगा। नोट करो यहाँ से, फाइंड द स्पीड, find the speed of block of mass 2m, block of mass 2m। अपन कह रहे when the block, when the string becomes taut, the string becomes taut। जैसे स्ट्रिंग अपन कह रहे कि टॉट होती है, तब अपन कह रहे 2m का स्पीड क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। ये जैसे m मास का ब्लॉक है, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी की वैल्यू बेटा 2√gh। ऊपर की तरफ अभी टेंसाइल इम्पल्स लगेगा, और फाइनल अपन कह रहे कि उसकी स्पीड vf है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में अपन कहेंगे माइनस टी इक्वल्स टू 2m√gh फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू vf हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। अभी हम 2m मास के ब्लॉक की बात करें तो ये 2m ऊपर उठा टी लगेगा, इसकी फाइनल स्पीड उठा vf अपर है, तो हम कह सकते हैं टी इक्वल्स टू 2m इंटू vf होगा। इस टी की वैल्यू बेटा यहाँ पे रखें, देखो हमें क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से अपने को मिला माइनस 2mvf इक्वल्स टू 2m अंडर रूट gh माइनस m इंटू vf। इस यहाँ से अपने को मिला, ये हो गया माइनस 2mvf, एक मिनट, माइनस टी
ओके ओके, मैंने ये मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ये अपन कह रहे फाइनल एम वी एफ इनिशियल बटा एम टू रूट जी एच होगी, की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो हमें मिला फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी एफ माइनस बटा एम टू रूट जी एच, और यहाँ से अपने को मिला 3 mvf माइनस का माइनस 2m रूट जी एच। एम से Sir, एम it'll कैंसिल, be MVF, right? बोलो बेटा। MVF, right? वी एफ, हाँ, फाइनल स्पीड। दोनों जो ब्लॉक है वो सेम स्पीड से जाएंगे। तो वी एफ इक्वल्स टू हमें मिला 2/3 रूट जी एच के इक्वल होगा। वी एफ इक्वल्स टू 2/3 अंडर रूट जी एच के इक्वल होगा। जब अपन कैलकुलेट एम मास की यू स्पीड से एम मास को हिट कर रही है, तो अपन कह रहे कि फाइनल स्पीड क्या होगा वो अपनी को फाइंड करना है। अभी इसमें बेटा अपन देखो कैसे डील करेंगे। ये जैसे अपन कह रहे कि पहले बुलेट की हम बात करते हैं। बुलेट जो है उसका इनिशियल मोमेंटम एम इंटू यू होगा, ऊपर की तरफ बेटा नॉर्मल इम्पल्स लगेगा और फाइनल स्पीड वी एफ हो गया। तो हम कह सकते हैं माइनस जे एन फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी एफ माइनस एम यू, माइनस जे एन इक्वल्स टू अपन कह रहे हैं माइनस जे एन इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम यू के इक्वल हो। अभी अपन कह रहे हैं अगर हम एम मास ब्लॉक की बात करें, ये जैसे एम है, यहाँ पे अपन कह रहे कि फाइनल स्पीड बेटा वी एफ है, इसका फाइनल स्पीड वी एफ है, ऊपर बेटा टेंसल इम्पल्स लगेगा और फाइनल वी एफ। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक इधर बेटा जे एन भी लगेगा नॉर्मल इम्पल्स, तो हम कहेंगे जे एन माइनस जे टी इक्वल्स टू बेटा एम इंटू वी एफ हो गया। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 बेटा। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है तो विद साइन बेटा उसको अपन यूज करेंगे। फिर अपन 2m मास की बात करते हैं। ये जैसे बेटा 2m है, इस पर बेटा टेंसाइल इम्पल्स जेटी हो गया और फाइनल इस पर बेटा इसका वीएफ होगा। तो हम क्या लिखेंगे, जे टी इक्वल्स टू बेटा 2m वीएफ के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 3। इस जे टी की वैल्यू बेटा यहाँ पे रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन ये बेटा सेकेंड एंड थर्ड हो गया, और यहाँ से अपने को मिला जे एन इक्वल्स टू 3 mvf, ये इक्वेशन 4 है। ये जे एन की वैल्यू बेटा इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड बेटा 4, तो यहाँ से अपने को मिला -3 mvf फाइनल बेटा m इंटू वी एफ माइनस एम इंटू यू, से अपने को मिला -4 mvf इक्वल्स टू एम यू विथ माइनस 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 एम से एम कैंसिल आउट, वी एफ इक्वल्स टू यू बाई 4 के इक्वल होगा। वी एफ इक्वल्स टू यू बाई 4 है। इसको यू स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया। हमें पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल बी when the string becomes taut, when the string becomes taut। अगर स्ट्रिंग अपन कह रहे कि टॉट हो रही है तो अपन कह रहे उसकी स्पीड क्या होगी बी की, वो अपने को फाइंड करना। अच्छा क्वेश्चन है ये। हम कह रहे कि जब स्ट्रिंग टॉट होगा तो कुछ इस टाइप से बेटा सिचुएशन होगी इसकी, ये सिचुएशन होगी।
अब बेटा इस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि बिफोर डॉट स्पीड u था, ये बेटा जे टी है। इस u का ये बेटा एंगल कितना होगा, थीटा। अपन कह रहे कि स्ट्रिंग की लेंथ 2l है, तो साइन थीटा बेटा l अपॉन 2l मतलब 1/2, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मिला। और अपन कह रहे ये 30 डिग्री है बेटा, u का ये कंपोनेंट u cos 30 हुआ, ये u sin 30 हुआ। तो जब जिधर स्ट्रिंग टॉट हो रही है उस डायरेक्शन में सपोज इसकी फाइनल स्पीड vf है, तो b है उसकी भी स्पीड जब स्ट्रिंग टॉट होगा तो vf होगा। इस पर बेटा इम्पल्स jet इधर लगेगा। तो अगर हम a की बात करें, फॉर a बेटा पार्टिकल a का इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखे बेटा, तो हम कह सकते हैं कि माइनस जे टी इक्वल्स टू एम इंटू वी एफ माइनस एम यू कॉस 30 होगा। दैट इज इक्वेशन 1। अगर हम बी की बात करें, फॉर बी के लिए बेटा अपन करेंगे जे टी इक्वल्स टू एम इंटू वी एफ के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे दैट इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन ये अपने पास 1 एंड 2, मीन्स यहाँ से अपने को मिला माइनस एम इंटू वी एफ इक्वल्स टू एम इंटू वी एफ माइनस एम यू कॉस 30। तो कितना मिला बेटा, 2m वी एफ इक्वल्स टू एम यू √3/2 हो गया। m से m कैंसिल आउट, तो वी एफ इक्वल्स टू क्या मिला बेटा, √3u/4। ये फाइनल स्पीड होगा। और हमें बी की स्पीड चाहिए, तो बी की स्पीड बेटा किसके इक्वल है, वी एफ के इक्वल। तो ये आंसर मिला √3u/4। बी जो पार्टिकल है वो फाइनल बी एफ से चलेगा।